अमर उजाला की तरफ से जो भविष्य ज्योति 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस सभी में मेरी तरफ से एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप आने वाले समय में जो आपने इस साल परफॉर्म किया है, जो आप अचीव कर पाए हैं, वो भविष्य में भी करेंगे। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जैसा कि मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ, आज से लगभग 15-16 साल पहले मैं भी इसी जंक्चर पे था, इसी मोड़ पर था। 12th पास करने के बाद ये सबसे बड़ा पड़ाव होता है, जब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस दिशा में जाना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, क्या हमारा फ्यूचर गोल होगा, करियर गोल होगा। इसी समय हम डिसाइड करते हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है जो हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशंस देते हैं। क्योंकि इस समय पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं और बच्चों के एस्पिरेशंस कुछ अलग होते हैं। आप सभी इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे। बच्चों की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो एक्चुअली फैक्चुअल डेटा और रियलिटी पर बेस्ड होने की बजाय उनकी जो इमेजिनरी एस्पिरेशंस होती है, वो चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, उस पर बेस्ड होती है। लेकिन पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कुछ ना कुछ उसको, जो हमारा सोशल आउटलुक है पेरेंट्स का, वो उनको डिफाइन करती है। लेकिन जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हम करते हैं, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें हम करते वही हैं जो कि पेरेंट्स या अभिभावक या टीचर्स हमें बताते हैं। मैं जब 12th क्लास में था, इसी समय जब मैंने बोर्ड एग्जाम पास किया था, तो आप सबकी तरह मैं भी, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट फेस, एकदम मुझे कंफ्यूज आप सभी लोग लग रहे हैं मुझे देखकर कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं और क्या मुझे ये समझा पाएंगे या ये क्या कर पाएंगे। लेकिन मेरा जो इस समय आप सभी को बताने का जो मकसद है वो यही है कि अभी तक आप जो भी अचीव कर पाएँ और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, अपनी दिमाग में आप क्लैरिटी रखिए और सोसाइटल प्रेशर में, पीयर प्रेशर में आकर आप डिसीजन मत लीजिए। जो भी आप स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं, जो भी आप तैयारी के लिए जाने वाले हैं या कॉलेज चूज़ करने वाले हैं, अपने मन में एकदम क्लैरिटी रखिए कि आपको करना क्या है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं और दूसरी चीज़ है कि आप क्या चाहते हैं। उसमें आप बैलेंस बना के रखिए कि आपको क्या करना है और पेरेंट्स को क्या करना है, और उसमें क्लैरिटी रख के अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को मैं कहूँगा कि आप कन्फ्रंट करिए, उनसे आप डिस्कस करिए, उनकी एडवाइस भी लीजिए, उस पर अमल भी करिए, लेकिन करिए वही जो आप करना चाह रहे हैं। उस चीज़ में आप 100% क्लैरिटी रखिएगा। क्योंकि 12वीं क्लास जो 12th कक्षा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं जब अपने आप को पीछे देख पा रहा हूँ 15-16 साल पहले, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 15-16 साल बाद आज जो इन्फॉर्मेशन गैप 15-16 साल पहले हुआ करता था, आज वो नहीं रह गया है। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है, जब सभी को हर एक चीज़ एट ए सिंगल क्लिक अवेलेबल है। आप सभी को पता है कि कौन से एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन से एग्ज़ाम फॉर्म्स निकल रहे हैं, कौन से स्ट्रीम्स का एडमिशन हो रहा है, किस तरह से, और आप सभी को वो इन्फॉर्मेशन गैप नहीं है। लेकिन जब मैं 12th क्लास में था, 2008 में जब मैंने पास किया था, तो बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन गैप था। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जो अमर उजाला ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस तरह के कार्यक्रम भी मेरे समय में तो नहीं थे, जो इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते थे, जिसमें आप लोगों से डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज पूछ पाओ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको करना क्या है। अब वो इन्फॉर्मेशन गैप ख़त्म हो चुका है और अब आपको निर्णय लेने में, अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अब मुझे नहीं लगता कि इतनी कठिनाइयाँ आपको आती होंगी। लेकिन फिर भी जो आपकी एज है 17, 18, 19 साल की, उसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की ये चीज़ें करनी होती हैं, क्या ऐसा होता है या कैसा नहीं होता है। तो मैं आपको अपना मोनोलॉग देने के बजाय मैं ये चाहूँगा कि किसी भी बच्चे के, जो भी यहाँ पे हमारे 12th पास करने के बाद बच्चे बैठे हैं, उनको किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो अपने करियर पाथ को चूज़ करने के लिए, तो मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो करियर पाथ से रिलेटेड हो, किसी एग्ज़ाम के संबंध में आपको क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम आपको चूज़ करनी है, कैसे करना है, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं,
ये सारी चीज़ आप पूछ सकते हैं। कोई भी इसके अलावा भी अगर आपको इन जनरल कोई क्वेश्चन हो कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ ये भी आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? एक बार आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर हम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, चाहे सर स्टडीज़ हो या नॉर्मल लाइफ हो? इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। भैया आपने 12th क्लास में कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की? क्या आप रेगुलरली पढ़ पा रहे थे या उसमें आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही थी? सर कभी पढ़ पाते हैं, कभी नहीं हो पाता है। तो मेरा जो सिंपल प्रिंसिपल है, जो मैंने ओवर द ईयर्स 12वीं कक्षा तक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी 10 साल से तो मैं जॉब कर रहा हूँ, उससे पहले 7-8 साल की तैयारी, इस सब मुझे यही जो मैंने क्रक्स निकाला है। जब आपको लगे कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती आप किताब लेके मत बैठिए। उस समय अपने आप को आप ब्रेक दीजिए, आंखें बंद करके इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या कारण है जो मुझे पढ़ाई करने से रोक रहा है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो कि शायद मैं उस जगह होता तो ये करता, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ और मन करने का मन कर रहा हो, या पेरेंट्स, अगर आप घर से दूर रह के तैयारी कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स से बात कर लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, ब्रेक दीजिए, कुछ और चीज़ करिए, फिर आप वापस पढ़ाई में लगिए। थैंक यू सर। हम के लिए सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि फाइनेंशियली सर कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए मैंने माइंडसेट कैसा रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? तो चाहे यूपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो सबसे बड़ी कमी है जो हमें उसको क्लियर करने से रोकती है वो होता है हमारा डर। जैसे मैं यूपीएससी एग्जाम की बात करूँ तो सबसे पहले हम एक परसेप्शन बनाते हैं। परसेप्शन हमारा कैसे बनता है? परसेप्शन हमारा बनता है हमारे आसपास रहने वाले लोगों से, हमारी फैमिली से, और जिनसे हम डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं वो हमारा परसेप्शन बनाते हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू बनाते हैं वो, कि क्या हम सोचते हैं और हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। तो वो परसेप्शन जो बनाते हैं वो एक डर का माहौल आपके चारों तरफ क्रिएट करते हैं, चाहे आपके फैमिली वाले हों या आस पड़ोस के लोग या मोहल्ले वाले हों। वो ये डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि बेटा आपसे ये मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं और उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। हम एज अ परसेंटेज सक्सेस रेट को देखते हैं कि 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 100 लोग सेलेक्ट हुए उसमें, और बाकी 99,900 उसमें फेल हो गए। तो वो एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक डर का माहौल क्रिएट कर देता है। वो डर ही हमें कंपटीशन एग्जाम्स को क्लियर करने से रोकता है। तो सबसे पहले तो हमें उस डर को ख़त्म करना है। और डर कैसे ख़त्म होगा? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप उसके सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए। आप उसको करेंगे तो आपका 50% डर खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप अटेम्प्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक वो डर बना रहेगा। और दूसरा, अपने आप को सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट से कट करिए जब भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा कारण होता है जो आपको प्रेशर क्रिएट करता है। क्योंकि आप देखते हो कि मेरा दोस्त तो ये एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, क्लियर करने के बाद वो फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहा है और मेरा अभी तक नहीं हो पा रहा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वो एक पीयर प्रेशर आप पर क्रिएट होता है। दूसरा, सोशल फंक्शंस में जाना कम करिए, अपने आप को जितना हो सके आइसोलेटेड रखिए। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से आप कनेक्ट होइए, उन लोगों से बात करिए, उन लोगों की बातें सुनिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, ना कि जो कि आपको रोकते हैं। तो जब आपका डर खत्म हो जाएगा तो आप समझिए कि आपकी 80% लड़ाई आपने जीती है। फिर कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ जो उसका परसेप्शन है, उसका डर है, वो उसको आपको क्लियर करने से रोकते हैं। सर वन मोर क्वेश्चन, मेंस में जो पेपर्स होते हैं उनमें हमारी फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या हम कैसा लिखते हैं? इसमें एक बार आप फिर से बताएं। मेंस में सर, मेंस देखो, यूपीएससी जो है आपका नॉलेज या ज्ञान टेस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लिखने की क्षमता, कि किस तरह से आप, जैसे कई बार यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि हाँ इस तरह का एक टॉपिक एग्जिस्ट करता है, तो बिना कुछ जानकारी हुए आप कितना सारगर्भित, कितना फ्लोलेस आंसर उसको आप लिख सकते हैं। तो ये यूपीएससी आपको टेस्ट करता है। उसमें फैक्चुअल ज्ञान ज़रूरी नहीं है, डेटा ज़रूरी नहीं है, फिर आपका लिखने का तरीका और
जो क्वेश्चन में पूछा गया है उन टॉपिक्स को एड्रेस करना। कई बार होता है कि हम वी जस्ट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की सारी बातें उसमें लिखते हैं, वो यूपीएससी नहीं चाहता। यूपीएससी वही चाहता है जो उसने पूछा है, टू द पॉइंट आंसर बस। थैंक यू सो मच सर। लाइक ऐसा कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा एम कर रहा है यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी उसका एम है, लेकिन कॉलेज में जैसे कॉलेज में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उससे उसका ध्यान उस चीज़ से हट जाता है, उसका ध्यान आ जाता है अपने गोल पे, और फिर वो वहाँ पे परेशानी मतलब फेस करता है। तो यहाँ पे अपने माइंड को स्टेबल किस तरीके से करा जाए सो दैट वी कैन डू बोथ थिंग्स इन अ गुड वे। सो दिस इज माय क्वेश्चन। देखिए, लाइफ में आदमी सफल वही होता है जो सही समय पे सही काम करता है। हर चीज़ का एक उपयुक्त समय होता है। जैसे आपने 12वीं तक की कक्षा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, स्कूल आपने कंप्लीट कर ली, अब आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो कॉलेज जो होता है, मेरा पर्सपेक्टिव है अपना, कॉलेज जो है इट्स अ प्लेस फॉर सोशल नेटवर्किंग। आप लोगों से जुड़ते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपका स्कूल से बाहर निकल के आपका जो वर्ल्ड व्यू है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो ब्रॉड होता है। आप सोशल कैसे हो पाओगे? जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, कॉलेज की डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप उसमें अपने आप को अलूफ कर दोगे तो आप वो चीज़ें नहीं सीख पाओगे, जो आपको लाइफ स्किल्स है वो आपको नहीं आ पाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि हम यूपीएससी पे ध्यान दें, देखो कॉलेज का जो होता है जनरली या तो 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा या 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा। तो शुरू के जो 2-3 साल हैं उस पर आप सिंपली जो आपके कॉलेज का करिकुलम है और कॉलेज का जो एक्स्ट्रा करिकुलम है उस पर आप फोकस करिए, लोगों से मिलिए, अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा करिए, अपना एक्सपोजर बढ़ाइए, इन चीज़ों पे फोकस करिए, और फिर जब कॉलेज का फाइनल ईयर आता है तब आप अपने गोल पर फोकस हो जाइए। सर, हम साधुका त्रिपाठी फ्रॉम बाल विद्यापीठ। मेरा क्वेश्चन भी यूपीएससी से रिलेटेड है। जैसे हम लोग को यूपीएससी करना है, आगे जाके मैं भी एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मगर कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि आप जो चीज़ करना चाहते हो वो कई बार आपको नहीं मिल पाती है, तो आपको उसके लिए कई टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो कहते हैं प्लान भी रखना चाहिए। पर मेरे रिलेटिव है, फुफा जी हैं, वो जज हैं, वो कहते हैं कि संकल्प के आगे विकल्प नहीं होता। तो क्या प्लान भी रखना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है? और बीइंग अ गर्ल आपके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा होता है कि वरना उसके बाद मैरिज इज़ द लास्ट ऑप्शन। बट अगर नहीं हो पाता है तो प्लान भी हमको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि आपको एक्सक्लूसिवली अपने गोल पर ही फोकस करना चाहिए। प्लान भी हमेशा रहेगा, प्लान भी कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए उसका नाम प्लान भी है। हम ये सोचते हैं ना कि पहले से प्लान बी हम लेके चलते हैं, अगर प्लान ए हमारा फेल हुआ तो प्लान बी पर हम जंप कर जाएंगे, लेकिन प्लान बी जो होता है हमेशा एग्जिस्ट करता है। प्लान ए पे जो आपने मेहनत की है, जो आप लगातार किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी मेहनत ख़राब तो होगी नहीं। प्लान बी पर आपको जब जंप करना है, जब शिफ्ट करना है, तो उसकी मेहनत प्लान बी में भी काम आएगी। तो मेरा ये मानना है कि आप एक्सक्लूसिवली अपने प्लान ए पर ही फोकस रखिए, तो ज़रूर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक्स सर। मैं क्लास 12 अभी मैंने कराए, और यहाँ पे सर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 12th अभी पास कराए और जो कि वो कॉलेज में जाएंगे सर ग्रेजुएशन के लिए। और फिर सर हम अब इंटरनेट या फिर कोई यूट्यूब खोल लें सर, हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 50,000 पर मंथ या फिर किसी वेबसाइट से 20,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें उन ट्रैप में जाना चाहिए या फिर वी शुड हैव अ स्ट्रेट माइंडसेट दैट सर हमें एक 4 साल अच्छे से पढ़ाई करनी है और उसके बाद एक अच्छा प्लेसमेंट उठाना है, या फिर बीच में किसी अच्छी कंपनी में हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। वो लाइक कि एक मंथ में सर आप फर्स्ट ईयर में हो कि एक मंथ में 20,000 अर्न कर सकते हैं या फिर 50,000 अर्न कर सकते हैं। जाओ ना, तो यू शुड हैव योर माइंड ओपन। एक नैरो माइंड या नैरो सोच से नहीं जाना चाहिए, या प्री डिसाइडेड थिंग से नहीं जाना चाहिए कि मैं जाऊंगा तो यही चीज़ करूंगा। आप ओपन माइंड रखिए, वहाँ जाके आप चीज़ों को समझिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि अभी मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ और 4 साल बाद
मैं ये करूँगा, जब मैं प्लेसमेंट के लिए आएगी आपको प्लेसमेंट, जब फाइनल ईयर में आप एलिजिबल होंगे उस चीज़ के लिए तैयारी करूँगा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में लगे रहें और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें। और मैं आपका क्वेश्चन एकदम विद फुल क्लैरिटी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। एक बार अगर आप फिर से रिपीट कर दें कि आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं। सर जैसे हम अब ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज देखेंगे सर, और फिर उसमें यूट्यूब पे हम काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में 50,000 पर मंथ कैसे कमा सकते हैं सर, यहाँ पे कैसे अर्न कर सकते हैं। और सर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसमें अच्छा नहीं होता है, तो सर उन्हें वो चीज़ करनी चाहिए कि आप अपने स्टडीज़ पे ध्यान दे के नहीं दे रहे हैं, या फिर वहाँ पे सर आप उन सब वेबसाइट्स पे जाके जहाँ पे आप कहते हैं कि आप घर पे बैठ के 50,000 कमा सकते हैं कोई चीज़ करके सर, तो हमें वो सब करना चाहिए या फिर सीधे सर स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अपने प्लेसमेंट के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए तैयारी करनी चाहिए? देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई 12th पास करने के बाद घर पे बैठ के आपको 50,000 अभी दे रहा होगा। अगर ये है, अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी वेबसाइट से, तो मुझे लगता है वो क्लिक बेट है। क्लिक बेट आप समझते हैं ना? Yes, अगर यूट्यूब लिंक्स देखते हैं तो कोई पॉपअप स्क्रीन आती है, उसमें आप क्लिक करते हैं कि इतना आप कमा सकते हैं वर्क फ्रॉम होम और इस तरह की चीज़ें। तो मोस्टली इस तरह की चीज़ें स्कैम्स भी होती है, उससे आप दूर रहें। और जो भी आपको वेबसाइट पर दिख रहा है तो विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट हैविंग ए सेकंड थॉट आप उसको क्लिक ना करें, उस पर ना जाएं। थैंक यू सर। School Jingle Bells Public School. So my question is regarding that caste system. Like my friend has given the JEE mains and उसने कम परसेंटाइल पे क्लियर कर लिया, and being in जनरल इतनी परसेंटाइल आके भी मैंने क्लियर नहीं की। So why is this? देखो इसका मैं सिंपल यूपीएससी वाला ही आंसर आपको दूंगा, नॉन पॉलिटिकल आंसर दूंगा, क्योंकि ये जो स्टेज है हमारा नॉन पॉलिटिकल स्टेज है, तो मैं भी वैसा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करूंगा और नॉन पॉलिटिकल आंसर इसका मैं दूंगा जैसा मैं यूपीएससी में देता अगर मुझे इंटरव्यू में पूछते। देखो जैसा कि आपने कभी पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एक होता है इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना? तो लोगों के पास किसी चीज़ का रिसोर्स एक्सेस सभी के पास एक जैसा नहीं, सभी के पास अलग अलग तरह का रिसोर्स एक्सेस है। तो गवर्नमेंट का ये वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जिसको जितना एक्सेस है उसको उतनी ही उसको इसी प्रकार की सुविधा दी जाए। तो इसीलिए ये हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये बनाया गया था। और जो हमारी इसको कहते हैं ना कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन की कल्पना की थी तो उसमें उनका ये मकसद था कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी या किसी सेक्ट के साथ हुए हैं, उन हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन की परिकल्पना की गई थी। और ये तब तक की गई थी जब तक कि उन हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को करेक्ट नहीं कर दिया जाता। ठीक है? एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।